बच्चे लोगों, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो तैयारी काफी कुछ हो चुकी है आप लोगों की। बढ़िया वाली तैयारी आप लोग कर चुके हो और इसी तैयारी में आइए हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए, हमारा 6 to 10 मार्क का एक पोर्शन है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो बहुत ऑब्वियस है कि 6 से 10 नंबर का है, तो क्वेश्चन तो इसके ऊपर बनने हैं। तो या 3 क्वेश्चन इसके ऊपर बनने वाले हैं। तो आइए इसको भी हम बहुत फटाफट से, जैसा हम लोगों ने बाकी टॉपिक्स की है, हाँ, एक रिवीजन इसके ऊपर लगा लेते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि हाँ भाई इसके अंदर क्या है और इसको किस तरीके से पढ़ना है। तो देखिए, लॉ में जब हमको इंटरप्रिटेशन करना होता है तो अभी बेसिक बेसिक कुछ नहीं बता रहा हूं कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। हम सीधा सीधा जो एग्जाम पर्पस के लिए काम की चीजें उनके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो इंटरप्रिटेशन के रूल्स के अंदर दो तरह के रूल्स हमारे पास काम आते हैं, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। बराबर। प्राइमरी वो है जो कोर्ट लगातार काम में लेता ही लेता है, बहुत टाइम से रीजनेबल तरीके से काम में लेता है। और सेकेंडरी रूल जो है वो भी इसी तरह के कुछ रूल हो गए जो प्राइमरी रूल को सपोर्ट करने का काम यहां पे करते हैं। तो आइए, सबसे पहला हमारे पास में आता है बच्चे लोगों लिटरल या ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, यानी कि लॉ ने जैसा वर्ड दे रखा है, अगर लॉ के वर्ड्स क्लियर हैं, लैंग्वेज बिल्कुल प्लेन है, तो जो मीनिंग लॉ के वर्ड्स का निकल करके आ रहा है वही मीनिंग हमको यहां पे इस्तेमाल करना चाहिए और कोई मीनिंग की हमको वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। बराबर। तो अगर कोई भी सिंपल प्रपोजिशन निकल करके आ रही है, व्हेन यू हैव प्लेन वर्ड कैपेबल ऑफ ओनली वन इंटरप्रिटेशन, कि हाँ भाई ये वर्ड है और इसका यही एक मीनिंग निकल करके आ रहा है, तो यहां पे अपने को कोई एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं होता है। जैसे हमने यहां पे डेफिनेशन लिया रिलेटिव का, एक एग्जाम्पल मैंने लिया कंपनीज एक्ट का, है ना। तो वहां पे रिलेटिव का बहुत प्लेन और क्लियर मीनिंग कंपनीज एक्ट में दे रखा है। तो पूरे कंपनीज एक्ट में जहां पे भी रिलेटिव वर्ड आएगा वो लिटरल मीनिंग हम वही लेते हैं जो रिलेटिव का अपने को दे रखा है या रिलेटेड पार्टी का जो दे रखा है, और कोई मीनिंग पे हम लोग दिमाग नहीं लगाते। दिस इज कॉल्ड लिटरल इंटरप्रिटेशन। ठीक है। अब कुछ वर्ड्स आपको स्टडी मैट ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाए हैं। जैसे कई बार वर्ड का इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है जो उसका नेचुरल, ऑर्डिनरी या पॉपुलर मीनिंग होता है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल यहां दे रखा था कि भाई एक लॉ के अंदर जब कोई टैक्स वैक्स लगाने का बात है, सेल्स टैक्स वगैरह, तो एक वर्ड हमारे पास में आया बिटल लीव्स। अब बिटल लीव्स का इन्होंने कहा कि कोई हमको डिक्शनरी मीनिंग, टेक्निकल मीनिंग या उसका जो बॉटनिकल मीनिंग है वो नहीं चाहिए, क्योंकि टैक्स कॉमन मैन के ऊपर लग रहा है और कॉमन मैन नेचुरल मीनिंग इसका क्या निकाल करके लेता है कि हाँ भाई ये पान के पत्ते हैं, ये इसका बिटल लीव्स का मीनिंग लिया जाए और वही मीनिंग यहां पे अपने को लिया जाना है, टैक्स पर्पज से वही मीनिंग लिया जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड लिटरल इंटरप्रिटेशन। सेम अगर कोई चीज ऐसी है जहां पे उसका मीनिंग ही टेक्निकल है, जैसे आप लोगों ने इतने सारे लॉज में सब जगह पढ़ा सीएस इन प्रैक्टिस, सीए इन प्रैक्टिस, एडवोकेट इन प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस वर्ड का मतलब यहां पे क्या है? प्रैक्टिस वर्ड का मतलब यहां पे वो लिया जाना चाहिए प्रैक्टिकली जो एक प्रोफेशनल की प्रैक्टिस की बात कर रहा है ना। ठीक है। तो यहां नॉर्मली जैसे अपन क्रिकेट का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वैसा कुछ नहीं, एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन इसका किया जाना चाहिए कि भाई यहां पे प्रैक्टिस का हमारा क्या मतलब निकलता होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर से। तो बट ऑब्वियस है, एडवोकेट की अगर बात करें तो प्रैक्टिस इन अ कोर्ट, जिसको कोर्ट में केस लड़ने का राइट है, उसको हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं सीधा सीधा सा। तो ये चीजें अपने को यहाँ पे ध्यान में बेसिकली रखनी चाहिए। बराबर। बहुत सिंपल हो गया। तो बेस्ट एग्जांपल आपका जो आप पढ़ते हो सीएस इन प्रैक्टिस, तो वो एक टेक्निकल वर्ड है, तो वही मीनिंग उसको दिया जाना चाहिए। सेम उसी तरह से अगर कोई ए वर्ड यूज इन एक्सप्लेनेशन, अगर किसी प्रोविजन के साथ में कोई एक्सप्लेनेशन दे दिया है, जैसे बेस्ट एग्जांपल आया बच्चे लोगों, हाँ, जब हम लोग रेजिडेंट इन इंडिया की बात करते हैं, डेफिनेशन भी चेंज हो गया, मैं यहां पे चेंज कर देता हूं, 120 डेज हो गया। तो जब आप इस तरह की कोई बात करते हैं तो पूरे डेफिनेशन में आपको रेजिडेंट इन इंडिया का वो मीनिंग लेकर के चलना है जो दे रखा है एक्सप्लेनेशन के अंदर, है ना। जब ओपीसी की डेफिनेशन पे बात करोगे तो रेजिडेंट इन इंडिया का मीनिंग जो डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन के अंदर दे दिया कि भाई जो 120 डेज एटलीस्ट या नॉट लेस देन 120 डेज पिछले साल इंडिया के अंदर रहा हो, तो आपको वही मीनिंग लेकर के चलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर वर्ड हैज एग्जैक्ट मीनिंग और ऑल्सो उसका कोई लूज मीनिंग भी है, तो प्रेफरेंस जो है वो एग्जैक्ट मीनिंग जो भी आएगा उसको दी जानी चाहिए। जैसे कि एक वर्ड आता है हमारा इंटरेस्ट। ठीक है। तो अब अगर आता है कि भी इंटरेस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर या केएमपी शुड बी डिस्क्लोज इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, तो यहां इंटरेस्ट का एक मीनिंग तो होता है कि भाई उस पर्टिकुलर जो प्रपोजल है उसमें उनका क्या हित है, क्या बेनिफिट्स है, और एक इंटरेस्ट का मतलब हमारा नॉर्मल भी होता है ब्याज का। तो यहां जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो एग्जैक्ट मीनिंग निकल करके जो आ रहा है वो आ रहा है कि उनका हित क्या है, उनके बेनिफिट्स क्या है, तो वही मीनिंग इसके अंदर लिया जाना चाहिए। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। बराबर। तो दिस इज कॉल्ड लिटरल इंटरप्रिटेशन। ज्यादा कुछ इसमें टेंशन वाली बात है नहीं, क्वेश्चन आएगा समझाने के लिए आएगा, एग्जांपल्स के ऊपर फोकस रखिएगा, बहुत बेहतर तरीके से आप समझा सकते हैं। चलिए,
रीजनेबल इंटरप्रिटेशन कई बार क्या कहता है कि जहां पे हमको लगे कि लिटरल इंटरप्रिटेशन अगर लिया तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर मीनिंग है वो निकल करके नहीं आएगा, लॉजिकल मीनिंग निकल के नहीं आएगा, तो वहां पे हमको रीजनेबल इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। ठीक है, तो अगर कभी कोई फेयर या सेंसिबल मीनिंग किसी चीज का लेना है तो रीजनेबल इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और इसमें इंटरप्रेट करना है अकॉर्डिंग टू पर्पस, पॉलिसी, ऑब्जेक्ट। स्पिरिट क्या है लॉ का पर्पस क्या है वो लेकर के इसमें चला जाता है, एंड टू गिव इफेक्ट टू इंटेंशन ऑफ द लॉ, बराबर। लॉ का इंटेंशन इसके अंदर देखा जाता है मेनली। और वर्ड्स जो है, इफ वर्ड्स कैन बी यूज लिटरली, मॉडिफाई द मीनिंग। अगर लिटरली उनका मीनिंग जो चाहिए वो नहीं निकल के आ रहा है तो फिर उसको मॉडिफाई करके फिर उसका क्या मीनिंग है वो अपने को यहां पे लेना चाहिए बच्चे लोगों। अब इसमें स्टेप्स क्या है वो आपको बताता हूं, और एग्जांपल लेंगे तो आपको रीजनेबल का मीनिंग बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले कोर्ट हमेशा ये चाहेगा कि भाई लॉ का लैंग्वेज क्या है, बराबर से प्लेन है कि वेग है, और पहला ट्राई लिटरल पे ही किया जाएगा, मीनिंग ऑफ रिलेवेंट प्रोविजन निकालेगा। इट शुड एनालाइज इफ प्रोविजन कैन बी अपील, या उसको चेंज करना पड़ेगा। कोर्ट शुड डिटरमाइन इफ करंट इशू इज एडिक्वेटली रिजॉल्व बाय क्लियर वर्ड, जैसा आपको मैंने कहा। और जब लगता है कि वर्ड्स क्लियर हैं तो हम लिटरल इंटरप्रिटेशन से काम कर लेंगे, नहीं तो अपना कंट्रीब्यूशन देकर के उसको मॉडिफाई करके रीजनेबल लेस उसका निकालना पड़ेगा। बेस्ट एग्जांपल बच्चे लोगों को मैंने यहां पे लिए हैं कुछ। वाइल डीलिंग विद द स्कोप ऑफ एमओए इट शुड बी रीड रीजनेबली। जब आप कोई भी चीज एमओए के अंदर है, एमओए के बाहर है, तो वहां पे हम रीजनेबल इंटरप्रिटेशन करते हैं कि हाँ इस चीज का ये मीनिंग निकला होगा। बेस्ट एग्जांपल बच्चे लोगों, कोलकाता केमिकल्स वाला आपको याद है, जहां पे हमने क्लियर पढ़ा कि मीटिंग का लेंथ ऑफ नोटिस 21 डेज होना चाहिए, और नहीं है तो नोटिस इनवैलिड होगा। लेकिन लॉ ने यह भी कहा कि 21 डेज किन लोगों के लिए है, बराबर, जो जेन्युइन लोग हैं। अगर कोई इस प्रोविजन का बेनिफिट उठाना चाह रहा है, जिसको मीटिंग के नोटिस के बारे में पता है, रीजनेबल टाइम से पहले पता चल चुका है, फिर भी वो प्रोविजन का बेनिफिट उठाना चाह रहा है, तो हम ये उठाने नहीं देंगे, क्योंकि वहां सेक्शन का लिटरल की जगह रीजनेबल इंटरप्रिटेशन ये है कि भाई आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको नॉलेज हो गया है पर 21 दिन पहले नहीं हुआ, 20 दिन पहले हुआ, 18 दिन पहले हुआ, और इस बेस पे आप मीटिंग को कैंसिल करवाना चाह रहे हो, तो हर केस में परमिशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये जो पूरा पॉइंट हमारा निकल करके आया था बच्चों, ये हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो रीजनेबल वाला है, कि रीजनेबलनेस वहां पे देखी जाएगी, आप लोगों को ध्यान में रखना है, बराबर। बहुत सीधा सा हो गया। तो ये हमारा रीजनेबल इंटरप्रिटेशन है कि उसको बनाने के पीछे का पर्पस लॉ का क्या था वो एक्चुअल के अंदर देखा जाता है, ना कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या रहे होंगे वो देखा जाता है, अपने को ध्यान में रखना है। अब इसी में अपने पास बच्चों अगला इंटरप्रिटेशन आता है हार्मोनियस, बहुत पॉपुलर है। सर हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जहां पे एक ही एक्ट के दो प्रोविजन अलग अलग बात कर लें, या मतलब 2 और मोर प्रोविजन एक ही सेक्शन की दो अलग अलग चीजें एक ही सेक्शन में लिख दी गई हों, या एक ही लॉ में दो अलग अलग सेक्शन अलग अलग बात कह रहे हो, या दो अलग अलग जो एक्ट हैं उनके दो सेक्शंस अलग अलग बात कर रहे हो, तो हमको उनको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। तो इंटरप्रिटेशन का तरीका होता है हार्मोनी, यानी सामंजस्य बना करके उनमें रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सिंपल पोर्शन है। तो अब इसमें करना क्या होता है बच्चे लोगों को, बहुत सिंपल है। इसके दो एग्जांपल्स मैंने यहां पे ले रखे हैं। हाँ, अगर आप हार्मोनाइज नहीं कर सकते हो तो बट ऑब्वियस है, जो बाद में बना हुआ है, इफ टू कॉन्ट्रेडिक्टिंग प्रोविजन दी कोर्ट शैल बी प्रोविजन एनेक्टेड अमेंडेड लेटर इन पॉइंट ऑफ टाइम शैल प्रिवेल, वो चीज वैलिड मानी जाएगी, और कोर्ट फिर कई बार डिसाइड करेगा कि कौन सा इसमें से ज्यादा स्पेसिफिक वो अप्लाई करेगा। तो बढ़िया एग्जाम्पल अपन ने लिए, सेक्शन 96 और 129 का हमारा एक एग्जाम्पल है। आपको याद हो तो 96 सिर्फ इतना कहता है कि दो एजीएम के बीच में 15 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, 15 महीने के अंदर होनी चाहिए। जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में जो प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली 6 मंथ्स के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, 6 महीना में प्रेजेंट होते हैं। डायरेक्टली एट प्रेजेंट ऐसा प्रोविजन नहीं है, बट हम मानते हैं कि भी 6 महीना में प्रेजेंट होना चाहिए। अब दो अलग अलग सेक्शन है, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन हम ये कर देते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एजीएम मस्ट बी हेल्ड विद इन 15 months from the date of last AGM और 6 months from the closure of financial year whichever is earlier। तो बहुत सिंपल सा हो गया। अच्छा, एक और बेस्ट एग्जांपल हमारा है बच्चे लोगों, 179 और 186 का, बहुत जबरदस्त है। तो ये कब काम में आते हैं, जब लॉ के दो सेक्शन कई बार अलग अलग बात कर लें। हो सकता है एक ही सेक्शन के दो अलग अलग पार्ट अलग अलग बात लिख दें, तो जहां तक कोशिश करेंगे हम हार्मोनी बिठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर दोनों का अलग अलग मीनिंग लेना ही है। जैसे 179(3) बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर देता है, बहुत सारे पावर देता है कि बोर्ड मीटिंग बुला करके वो पावर यूज करेंगे, और ये भी लिखा हुआ है कि वो किसी कमेटी, एमडी या मैनेजर को अपने पावर डेलीगेट भी कर सकते हैं। ये 179(3) में लिखा हुआ है। लेकिन 186(5) पे बोला है कि अगर बोर्ड को कोई लोन देना है, पावर टू मेक लोन,
ठीक है, वो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके देना है। तो बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करने का मतलब ये वाला राइट डेलीगेट नहीं होता है। तो 179(3) कहता है हर राइट को डेलीगेट कर सकते हो, ये कहता है कि लोन का पावर डेलीगेट नहीं होगा। तो हमने दोनों का हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन कर दिया कि बोर्ड कैन डेलीगेट एनी ऑफ इट्स पावर टू एनीबडी, एमडी और मैनेजर और कमिटी, एक्सेप्ट मेकिंग लोन। तो दोनों बातें आ गई, हार्मोनियस कर दिया हमने बराबर से। तो हमने कर दिया कि द बोर्ड में डेलीगेट इज पावर एक्सेप्ट मेकिंग लोन। तो ये वाली जो चीज है, दिस इज कॉल्ड हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, कि दो अलग अलग प्रोविजंस जो थे, जो एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे थे, हमने दोनों को साथ कर दिया। ये अपने को ध्यान में रखना। जैसे माइनर वाला केस था, अब माइनर कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बन सकता है। इधर कंपनी लॉ में हमने पढ़ा कि फुल्ली पेड अप शेयर हो तो ट्रांसफर हो सकते हैं। तो हमने बोल दिया कि भाई माइनर कैन बी अ शेयर होल्डर बट ओनली इन केस ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, नॉट बाय अलॉटमेंट। तो दोनों अलग अलग एक्ट की अलग अलग बात हमने साथ में लेकर के पढ़ ली, अपने को ध्यान में रखना है बराबर। अब जहां पे अगर ओवरराइडिंग इफेक्ट दे रखा है, जहां पे सब्जेक्ट टू अगर वाले प्रोविजन है बच्चों को, अगर किसी को सब्जेक्ट टू या नॉट विद स्टैंडिंग, टाइम वैसे कम रहेगा, अदरवाइज मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो जो है वो डाला हुआ है, तो आप वहां से भी इसको बहुत बढ़िया तरीके से देख सकते हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग वर्ड हो तो क्या होता है, या सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन हो तो क्या होता है, अपने को ध्यान में रखना है। नाउ बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन, मिस्चीफ रूल, हेडेंस रूल, हालांकि इसमें बेनिफिशियल का एक अलग मैटर स्टडी मैट में है, बट मैं साथ ही समझा रहा हूं, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार लगता है सर रीजनेबल और इंटरप्रिटेशन, इसमें फर्क क्या है? फर्क इतना है बच्चों, रीजनेबल और ये एक ही है। बस फर्क ये है कि जब कोई पुराना मिस्चीफ, यानी मिस्चीफ का मतलब कोई कह सकते हो गलत कुछ चला आ रहा था, उसको रोकने के लिए, या कोई क्राइम था या कुछ भी ऐसा गलत था, उसको रोकने के लिए अगर कोई लॉ बना, तो उसका इंटरप्रिटेशन करते हुए बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन या मिस्चीफ रूल काम आएगा। अदरवाइज लिटरल मीनिंग नहीं काम में आ रहा है तो हम रीजनेबल वाला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेबिलिटी वही है बच्चे लोगों की, जहां डायरेक्टली वर्ड जो है वो एक से ज्यादा मीनिंग निकाल करके देते हैं। डिक्शनरी मीनिंग से हम लॉ का पर्पस पूरा नहीं कर पाएंगे बराबर, और एडवांस रेमेडी किसी मिस्चीफ को रोकने के लिए उस लॉ में बनाई गई है, तो हमको बेनिफिशियल या मिस्चीफ रूल या हेडेंस रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसमें देखा क्या जाता है कि भाई ये लॉ बनाने से पहले क्या लॉ था, और कौन सा वो मिस्चीफ है जिसको रोकने के लिए बनाया, एक्ट हमारा बनाया, कैसी इसमें रेमेडी दी गई है और इसके रीजंस क्या रहे। और बच्चे लोगों अपना स्मिथ वाला जो केस था वो बेस्ट केस इसके अंदर है, जो आप लोग सब जानते हैं। ये एक केस बिल्कुल आप फोकस करके जा रहा, जहां पे एक स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट के अंदर लिखा हुआ था कि भाई पीपल वर हैरेस्ड बाय द प्रोस्टिट्यूट व्हेन दे वर वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट। तो उन्होंने एक प्रोविजन बना दिया, नया एक्ट बना करके, ये वाला कि प्रोस्टिट्यूट वर रेस्ट्रेन फ्रॉम सॉलिसिटिंग पीपल इन द स्ट्रीट। तो इन द स्ट्रीट का इंटरप्रिटेशन क्या करें, तो हमने कहा सिर्फ सड़क पे खड़े रह करके नहीं। मेन लॉ का पर्पस अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन दूं तब तो सिर्फ सड़क में आप उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, बालकोनीज विंडोज में कर सकते हो, याद करो मैंने बताया था क्लास के अंदर भी, ठीक है। लेकिन इनर स्ट्रीट वर्ड का मतलब सिर्फ वो नहीं था कि पर्पस उनको प्रोस्टिट्यूट के अट्रैक्शन से रोकना है, न कि सिर्फ गली में रोकना है। तो बट ऑब्वियस है इसके अंदर बालकोनीज और विंडोज भी कवर रहेंगे, उनमें भी रोका जाएगा। ये अपने को मेन प्रोविजन ध्यान में रखना होता है, ध्यान में रखेंगे बराबर। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। एक और एग्जांपल, हालांकि बड़ा एग्जांपल है, अब उसकी जगह पे हेडेंस रूल यही वाला अगर करके चले जाए तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा, चलेगा, हमारा काम वहां पे हो जाएगा। अदरवाइज प्राइस कंपटीशन एक्ट के अंदर भी इस तरह की एक बात की गई है, जहां पे हमने उसका पहले जो प्राइस कंपटीशन को लेकर के वेगरिंग एग्रीमेंट या ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स चलती थी, उसको रोकने के लिए एक नया एक्ट बनकर के आया था हमारा, और इसमें भी एक इसी तरह के इंटरप्रिटेशन का मैटर दिया गया है। बट मैं चाहूंगा कि आप हेडेंस वाला रूल करके जाए तो ज्यादा बढ़िया है। हालांकि मैं आपको ये भी समझा देता हूं, mischief rule is also found in the construction of 2D of price competition है। This section define price competition का मतलब any competition in which prize are offered for the solution of any puzzle, ठीक है ना, based on building up arrangement combination या permutation of later words and figure, इसी को बोलते हैं अपन, इसके लिए प्राइस की बात थी। अब the issue is whether act applies to competition which involve skill and not in the nature of gambling। तो उसको रोकने के लिए एक्ट बना था। तो सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रेफरिंग टू द प्रीवियस स्टेट ऑफ लॉ ऑफ द मिस्चीफ दैट कंटिन्यू अंडर दैट लॉ एंड टू द रेजोल्यूशन ऑफ वेरियस स्टेट अंडर आर्टिकल 252 ऑथराइजिंग पार्लियामेंट टू पास दिया है, समझना। इट वाज स्टेटेड दैट हैविंग रिगार्ड टू द हिस्ट्री ऑफ लॉ दे डिक्लेयर ऑब्जेक्ट देयरऑफ एंड द वर्डिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट वी आर ओपिनियन दैट competition which are sought to be controlled and regulated by this act are only those competition which success does not depend on any substantial degree of skill। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, एक प्रॉब्लम क्या हुई,
प्राइस कंपटीशन एक्ट ने पजल की एक डेफिनेशन दे दी। अब उसके हिसाब से तो स्किल वाले पजल भी रोके जाने चाहिए, हर तरह का पजल उसके अंदर आ गया। जबकि लॉ बनाने का पर्पस ये था कि जो स्किल के ऊपर पजल्स हो रही है उनको तो वैलिड माना जाए, और ऐसे जो पजल हमारे हो रहे हैं, ऐसे जो पजल है जहां पे सिर्फ गैम्बलिंग हो रही है, उनको रोका जाए। तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई, लिटरल इंटरप्रिटेशन मीनिंग नहीं लेंगे, हम मिसचीफ वाला या यहाँ पे हेडेंस रूल लगाएंगे, ठीक है, या हम यहाँ पे बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन करेंगे, जो सिर्फ ये कहता है कि लॉ सिर्फ उन्हीं को रोकेगा जो गैम्बलिंग पर्पस से हो रहे हैं, बराबर। जो स्किलफुल वाले हैं उनको बिल्कुल ये कंट्रोल या रेगुलेट करेगा, उन्हीं को हम परमिशन देंगे, उसी में हम प्राइस देंगे, उसी में प्राइस डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो सिर्फ गैम्बलिंग वाले हैं उनको इनवैलिड करेंगे। ये इसके अंदर निकल करके आया, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी ये वाला जो अपना इन द स्ट्रीट वाला बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, ये फोकस करेंगे, बराबर। एक्सेप्शनल इंटरप्रिटेशन बच्चों, जहां एंड को और की जगह मे को शैल की तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है, या डायरेक्टरी को मैंडेटरी की या मैंडेटरी को डायरेक्टरी की तरह से। बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस रूल हमारा ये है, फुल इफेक्ट मस्ट बी गिवन टू एवरी वर्ड। अच्छा, कई बार कुछ वर्ड, जैसे कई जगह पे लिखा हुआ होता है मोर देन 60,000 और मोर, या एक्सीड 60,000 और मोर, है ना। तो अब उन्होंने लिख दिया एक्सीड 60,000 और मोर, तो अभी इस एक्सीड वर्ड का एक्चुअल के अंदर कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जहां लॉ में ऐसा लगे कि कोई ऐसा वर्ड है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल करके आ रहा है, तो उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। नो सेंसेबल मीनिंग अगर निकल के आ रहा है तो उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए, उस वर्ड को पढ़ना ही नहीं चाहिए। ये हमारा कॉमन सेंस रूल कहता है। अब कई बार एंड को और की जगह, और को एंड की जगह पढ़ा जाता है। मैंने आपको कहा भी था, एंड वर्ड किसी दो कंडीशंस के साथ में आ जाए, मींस दोनों कंडीशन साथ में पूरी होनी चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कौन सा स्मॉल कंपनी के अंदर दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए, एंड लगाते हैं। और का मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हुआ तो भी चलेगा, बराबर। ये आप सब जानते हो, इसको लॉ की लैंग्वेज में आप लिख भी सकते हो। तो कई बार एंड को और को एंड की तरह पढ़ा जाता है। जैसे इन द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एज पर सेक्शन 7, एनी पर्सन हु अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफेंस अंडर द प्रिंसिपल एक्ट और दिस एक्ट or solicit or incite or endeavor or pursue another person to commit an offense or aid or abet, और यहां एंड लगाए बच्चों, एंड डज एनी एक्ट प्रिपरेटरी टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो यहां पे जो वर्ड हमने एल में बोल्ड में लिखा वो और की तरह ही पढ़ा जाएगा। रीडिंग एंड एज एंड विल रिजल्ट टू अनइंटेलिजिबल एंड एब्सर्व सेंस अगेंस्ट द क्लियर इंटेंशन ऑफ द लॉ। हमने कहा भाई ये क्लियर इंटेंशन ऑफ द लॉ क्या हुआ। यहां पे मेरे जो फाउंडेशन के बच्चे मुझे अभी फोन कर रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि कल इंटरमीडिएट वालों का पेपर है, तो आप प्लीज मुझे फोन करेंगे आप कल शाम के बाद में, है ना। कल शाम से पहले जो है वो अपन फाउंडेशन वालों से भी बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उनके जो भी डाउट्स रहेंगे, अभी कल का पेपर इंटर वालों का है तो हम इंटर वालों के साथ ही लगे हुए हैं, ठीक है, बराबर। तो फाउंडेशन वालों के जिनके फोन आ रहे हैं मेरे पास में, उनको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कल शाम के बाद आप मुझसे बात करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इंटर वालों के लिए मुझे लगने दीजिए। चलिए, तो आगे बात शुरू करते हैं बच्चे लोगों हम लोग बहुत फटाफट से। तो अब हमने कहा कि पूरा आप सेक्शन चेक करें, क्लियर बोला हुआ है यहां पे, और सॉलिसिट और इनसाइट और एंडेवर। तो यहां पे जो ऑफेंस को रोकने की बात हो रही है वो सीक्वेंस ऐसा चल रहा है कि यहां लिखा हुआ है और एड और एबिट और डज एनी एक्ट, ठीक है। तो एंड भले लिख दिया है लेकिन इसको और की तरह से पढ़ा जाना चाहिए, तभी उसका मीनिंग जो है वो निकल करके आएगा। अदरवाइज उसका मीनिंग जो है, जो क्लियर लॉ का इंटेंशन है, वो फेल हो जाएगा। तो इसीलिए कई बार हम क्या करते हैं कि एंड को और की तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, कंपनी लॉ में भी हमने कई बार किया कि ऐसी कंडीशन जहां एंड आ गया, एंड का तो कोई रोल दिख ही नहीं रहा है उसमें कि यार इसको तो और की तरह से पढ़ो, या कई बार और आ गया, ठीक है, तो हमको लगता है कि ये तो दोनों चीजें ही कवर होनी चाहिए, तो उस और को एंड की तरह से पढ़ा जाए। तो ऐसा एक्सेप्शनल मैटर्स के अंदर होता है। सेम बच्चे लोगों में और शैल का है, किसी सेक्शन के साथ अगर में आ जाए, जैसे अकॉर्डिंग सेक्शन 19(1) अ कंपनी मे क्लोज द रजिस्टर नॉट एक्सीडिंग 45 डेज, तो यहां मे है, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन कई बार मे को शैल की तरह से पढ़ा जाता है अगर लॉ कहता है मे लगाने से लॉ का पर्पस डिफीट हो जाएगा, तो उस मे को आप शैल की तरह से पढ़िए। सर कैसे? बढ़िया सा एग्जांपल है 6 से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट प्रोवाइड दैट इफ सीज कमोडिटी सब्जेक्ट टू स्पीडी और नेचुरल डीके, ठीक है, कलेक्टर में डिस्पोज ऑफ द गुड्स। उसमें लिखा हुआ था कि अगर गुड्स ऐसे हैं कि जो खराब होने वाले हैं तो कलेक्टर में डिस्पोज द गुड्स, उनको बेच सकता है। तो मे के हिसाब से तो बेचे या नहीं बेचे चलेगा, कलेक्टर ने नहीं बेचे, खराब हो गए, मैटर कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट कहता है यहां मे को शेल की तरह से, मस्ट की तरह से आपको पढ़ना चाहिए था। जब पता है कि पैरिशेबल नेचर के गुड्स हैं तो मे के आपको बेचने ही चाहिए थे, नहीं तो उनका वैल्यू जीरो हो गया। ये अपने को ध्यान रखना है।
सेम उसी तरह से बच्चों कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड शैल और मस्ट। शैल वर्ड आप लोग सब जानते हैं कि सेक्शन 96 कहता है कि एवरी कंपनी शैल इन ईच ईयर होल्ड एन मीटिंग, जो एजीएम की तरह से होगी। तो ये शैल आ गया, मतलब कंपल्सरी ये करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल एक और ले लिया 102 के अंदर भी है कि स्पेशल बिजनेस के केस में आपको शेल कंटेन एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, मतलब लगाना कंपलसरी है। लेकिन कई बार बच्चे लोगों शेल को मे की तरह से पढ़ा जाता है। फिर से मैंने कोलकाता केमिकल्स वाला एग्जाम्पल लिया जहां पे क्लियर नोटिस शेल गिवन फॉर कॉलिंग 21 डेज बिफोर द मीटिंग है, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि भाई भले ही मे लगाया हुआ शेल लगाया हुआ था, मैंडेटरी था, लेकिन इसको डायरेक्टरी प्रोविजन की तरह से पढ़ा जाए, इसको मे की तरह से पढ़ा जाए, ये अपने को ध्यान में रखना। याद है आप लोग को एक एग्जांपल दिया था मैंने क्लास में कि जैसे फादर ने बोला, जस्ट एक कह सकते हैं कर्सी के हिसाब से बोला, मे आई हैव ग्लास ऑफ वाटर। तो अब पापा ने बोला है मे आई हैव ग्लास ऑफ वाटर, तो लगाया भले ही मे है, लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन शेल की तरह से है कि कंपलसरी है भैया, ला के देना ही है, नहीं तो कुटाई पिटाई हो जाएगी, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, सिंपल। तो मैंडेटरी का मतलब जो कंपलसरी होता है, डायरेक्टरी का मतलब जो कंपलसरी नहीं है, बराबर से सिर्फ टेक्निकल कंडीशंस हैं जिनको आपको पूरा करना रहेगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। चलिए, तो मैंडेटरी प्रोविजन को ध्यान नहीं दिया तो इनवैलिड हो सकता है, वॉलंटरी को ध्यान नहीं दिया तो ठीक है, इतना वो इनवैलिड नहीं होने वाला है, ये आप लोग ध्यान में रखोगे। और कोई जनरल रूल नहीं है कि कौन सा मैंडेटरी को डायरेक्टरी या डायरेक्टरी को मैंडेटरी मानना है, कोर्ट इसके अंदर डिसाइड करेगा, वैसा आपने को कर देना है कि बच्चे लोग आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। तो ये एक्सेप्शनल वाले कुछ पॉइंट्स थे जो ध्यान में रखेंगे। चलिए, एडजस्टिव जनरलीज बहुत बढ़िया पॉइंट में से एक आता है। एप्लीकेबिलिटी कहता है कई बार हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के हिसाब से जनरल वर्ड्स का मीनिंग निकालते हैं, सिंपल ही, कई बार कुछ कैटेगरी दे रखी है ना, तो जो जनरल वर्ड्स हैं उनका मीनिंग हम आगे जो स्पेसिफिक वर्ड्स दे रखे हैं उनके हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि वो पूरी कैटेगरी को इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो पर्टिकुलर किस कैटेगरी को इंक्लूड कर रहा है वो देखते हुए अपने को इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल फोकस करोगे इसके ऊपर, जैसे यहां आया डॉग, कैट, काऊ और एटसेट्रा। अब स्पेसिफिक वर्ड डॉग, कैट और काऊ है और एटसेट्रा जनरल वर्ड हो गया। तो आज मान लो कोई हम लोग एनिमल प्रोटेक्शन या एनिमल सेफ्टी एक्ट पढ़ रहे हैं और उसमें ये ऐसी कोई लाइन आई, कोई रूल आया, तो इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा कि यार इसमें सिर्फ डॉग, कैट और काऊ या और भी कुछ आएंगे कि नहीं, एटसेट्रा में और भी कुछ आएंगे, लेकिन और भी कौन से। तो डॉग, कैट, काऊ, सर ये 4 पैर वाले जो भी है, 4 लेग वाले एनिमल, तब तो लॉयन भी आ सकता है इसके अंदर, टाइगर भी आ सकता है इसके अंदर। नहीं सर, डॉग, कैट और काऊ 4 लेग के होने के साथ साथ डोमेस्टिक एनिमल लग रहे हैं, तो इसमें ऑक्स, बुल, गोट, हॉर्स ये सब आ जाएंगे, लेकिन इसमें लॉयन, टाइगर वगैरह नहीं आएंगे। ऐसे इंटरप्रिटेशन किया जाता है स्पेसिफिक वर्ड्स के हिसाब से जनरल वर्ड्स का, है ना। जैसे टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम आया और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मान लो जीएसटी लग रहा है और उसमें लिखा हुआ आ गया टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो इस अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मीनिंग आपको टेलीविजन और म्यूजिक सिस्टम के अकॉर्डिंग लेना है। ये नहीं कि रिस्ट वॉच आपने ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी सिस्टम में है ही नहीं, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट वाली चीजों की बात हो रही है, तो उन्हीं को आपको इसके अंदर लेना पड़ेगा, न कि रिस्ट वॉच इसके अंदर कवर रहेगी, अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। तो बहुत सिंपल सा मीनिंग है बच्चे लोगों, बढ़िया सा पॉइंट है। सेम उसी तरह से जैसे प्राइमरी रूल है, वहां पे ईयर टू ईयर कई बार कोर्ट जिन चीजों को इस्तेमाल करता आया, तो कुछ सेकेंडरी रूल भी हमारे बनकर के आ गए। जैसे हमारा पहला सेकेंडरी रूल, हालांकि ये वाला जो रूल है एक्सप्रेसो वाला, ये ज्यादा अपने को स्टडी मैट में देखने को नहीं मिला है, ठीक है। एक बार चेक करिएगा, मुझे आई थिंक स्टडी मैट में देखने को नहीं मिला। अगर स्टडी मैट में नहीं हो तो फिर इसको करना नहीं है आपको। मीनिंग हालांकि मैं आपको बता देता हूं, कई बार क्या होता है कि ये एडजस्टिव जनरली से मैच करता अपने को दिखता है, बराबर। तो अगर देख लीजिएगा स्टडी मैट में हो तो करना, अदरवाइज इसको छोड़ करके आप जा सकते हो। इसमें कई बार क्या होता है बच्चे लोगों, जैसे एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग अगर कुछ आ जाए तो इसका मतलब है आप किसी दूसरे को एक्सक्लूड कर रहे हो। जैसे लैंड, हाउस और कोल माइंस आपने यहां पे लिख दिया, तो लैंड, हाउस और कोल माइंस, अगर यहां कोल की जगह बच्चों सिर्फ माइंस लिखा हुआ होता तो माइंड में सारी आ जाती, फिर कोल की है कि गोल्ड की है कि डायमंड की है, सारी आ जाती। लेकिन जब आपने लैंड, हाउस और साथ में कोल माइंस लिख दिया, तो कोल को इंक्लूड करने का मतलब ये हो गया कि अब ये प्रोविजन गोल्ड माइंस पर नहीं लगने वाले हैं, या डायमंड की माइंस पे और ग्रेनाइट की माइंस के ऊपर नहीं लगने वाले हैं। क्योंकि जब आप किसी एक को इंक्लूड कर लेते हो स्पेसिफिकली, तो मतलब बाकी सबको आप एक्सक्लूड करने जा रहे हो। अदर माइन एक्सेप्ट कोल माइंस आर एक्सक्लूडेड, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। तो ऐसा कुछ अगर हो तो इस तरह से चीज की जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास एक पॉइंट आता है बच्चों, इस पर क्वेश्चन जरूर है अपने पास में, आपको इस पर क्वेश्चन दिखाता भी हूं मैं। इसमें लिखा है कि मीनिंग जो है ये भी वैसे ही कुछ है, मीनिंग ऑफ द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम इट एसोसिएट वर्ड। इसमें कोई जनरल वर्ड नहीं है, जैसे वहां पे एटसेट्रा या अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उससे मैच करता है, लेकिन इसमें भी आपको मीनिंग इफ टू और मोर वर्ड्स विच आर सिमिलर मीनिंग,
और वो ग्रुप टुगेदर हैं तो उनको अंडरस्टूड सिमिलर तरीके से लिया जाना चाहिए। बहुत कुछ एडजेक्टिव से मैच करता है, जैसे कॉस्मेटिक, परफ्यूमरी एंड टॉयलेट गुड्स। अब यहां पे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परफ्यूमरी? ऐसा परफ्यूमरी जो कॉस्मेटिक और टॉयलेट गुड से मैच करता हो, जैसे डीओवीओ हो गया, सेंट वेंट हो गया, लेकिन इसमें धूप अगरबत्ती नहीं आएगा। समझ में आया? उसमें भी तो सुगंध होती है, उसमें तो परफ्यूम होता है। तो सर ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया। वहां ऐसे वर्ड थे जैसे टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। यहां बकायदा प्रोविजन आपको देके रखा है, बकायदा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम देके रखा है, उसका इंटरप्रिटेशन आपको करना है। एक तरह से सारे ही हमारे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, लेकिन एसोसिएट वर्ड के हिसाब से आपको उसका मीनिंग जो है वो निकालना पड़ेगा। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल बच्चे लोगों आपको कहां दे रखा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों को स्टडी मैट के अंदर एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ये देखिए, बिल्कुल इसी का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं मैं। हाँ, वाइल डीलिंग, ये जूस वाला जो है ना, फ्रेश ऑरेंज जूस वाला एग्जाम्पल देखो। वाइल डीलिंग विद द परचेज टैक्स एक्ट which use the expression manufacturer beverage including fruit juices and bottled water and syrup, यानी ये बेवरेज की बात कर रहा है, यानी वो फ्रूट जूस जो बोतल में आते हैं, रेडीमेड जो बॉटल वाटर से या जो सिरप से या जो जूसेस है उनकी बात हो रही है। ठीक है, ये उन्हीं की बात कर रहा है। अब इट वॉज हेल्ड कि फ्रूट जूस इसमें आ जरूर रहा है, लेकिन इट शुड बी कंस्टिट्यूट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रेसिडिंग वर्ड्स। ऑरेंज जूस जो अनस्वीटन है या जो फ्रेशली प्रेस है, जो ताजा बना हुआ फ्रूट जूस है, फ्रेश ऑरेंज जूस है, वो इसके अंदर बिल्कुल भी कवर होने वाला नहीं है। डिस्क्रिप्शन में कवर ही नहीं है, क्योंकि यहां लिखा हुआ क्या है? मैन्युफैक्चरर बेवरेज इंक्लूडिंग फ्रूट जूसेस एंड बॉटल वाटर्स एंड सिरप। इसका मतलब जो रेडीमेड अपने जो भी तरह के जूसेस आते हैं, ये सब उनकी बात यहां पे कर रहा है। रियल वीएल के जो जूस आ गए, फ्रेश ऑरेंज जूस पर ये प्रोविजन लगने वाला नहीं है, क्योंकि इस लाइन से अपने को पता लग रहा है कि सारी बॉटल्स की बात कर रहा है, न कि फ्रेश वाले की। तो ऐसे इसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, तो बढ़िया सा पॉइंट है, बहुत सिंपल वाला, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोगों। दो तरह के इन्होंने बोला कि जो यूजेस चले आ रहे हैं ना, लंबे टाइम से हम बहुत सारी चीज को लगातार ट्रेडिशन वाइज यूज करते आते हैं, एंशिएंट टाइम से हम चीजों को यूज कर रहे हैं, तो कई बार वो ट्रेडिशन बन गया और उसी तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन होता है। तो इसमें दो वर्ड दिया आपको। ऑप्टिमा लीगम कहता है कि द कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ। रिवाज क्या चला आ रहा है वो एक बेस्ट इंटरप्रिटेशन माना जाता है। जैसे माइनर्स एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली वॉइड एब एन इश्यू। अब ये कस्टम पुराना इंटरप्रिटेशन मौरीबी वर्सेस धर्मदास घोष जो चला है वो चला आ रहा है। एंड दूसरा कॉन्टेम्पोनिया वाला क्या कहता है? द बेस्ट वे टू इंटरप्रेट अ डॉक्यूमेंट टू रीड इट एज इट वुड हैव बीन रीड व्हेन मेड। यानी आपको यह समझ के चलना है कि वो लॉ बना कब था, वो थॉट रख के ही हमको इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। आज जैसे आप लोग टैक्स में बात करते हैं, तो टैक्स में असेसमेंट हर साल चेंज होता है, और उसमें वो कैपिटल गेन के अंदर आपकी जो टेबल्स है वैल्यू निकालने की, वो भी हर साल चेंज होती है ना, मतलब वो पिछले सालों की अलग होती है, हर साल चेंज होती रहती है। तो अब सोचो कि आप अभी 2021 में हैं और किसी कंपनी पर 2010 का कोई केस चल रहा है इनकम टैक्स का, तो बट ऑब्वियस है आपको ये सोच के इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा प्रोविजन का कि 2010 में क्या लॉ चल रहा था, उस वक्त क्या सिचुएशन थी, उसको माइंड में रख के आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड यूजेस ऑफ प्रैक्टिस, जो ट्रेडिशन चला आ रहा है ना। तो अप्लाई ओनली जब ओल्ड स्टैट्यूट हमारा कंफ्यूजिंग में हो तो हमको इसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। और वेट शैल बी गिवन इंटरप्रिटेशन अडॉप्टेड बाय द डिपार्टमेंट। जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो उसका क्या मीनिंग निकाल के दे रहा है वो अपने को लेना चाहिए। और कोर्ट चाहे तो अलग मीनिंग ले सकता है, लेकिन रीजंस इसके बताएगा। ओल्ड स्टैट्यूट एंड डॉक्यूमेंट शुड बी इंटरप्रेट एज दे वुड हैव बीन, दे वर एनेक्टेड। जब बने थे उस समय क्या था, आपको याद है? एक एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे कहीं पे आया हैंड रिटन एप्लीकेशन होना चाहिए। अब जिस वक्त लॉ बना हुआ था उस वक्त हैंड रिटन ही होता था, ठीक है, उस वक्त टाइपिंग वाइपिंग वाली चीज नहीं थी, लेकिन अभी वो चीजें परमिसिबल है तो वो भी काम आ जाएंगी। नए स्टैट्यूट के ऊपर जनरली ये एप्लीकेबल नहीं होता है। एंशिएंट जो बने हुए हैं पुराने टाइम के, उनका इंटरप्रिटेशन अगर आज हमको करना हो, जैसे कई जगह आपको पता है, जब मैंने आपको प्रोविजन पढ़ाया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, तब हमने बात की कि भाई जो सारी फीमेल मेंबर का मैरिज एक्सपेंसेस का खर्चा, तो अचानक आप लोग बोले सर लेकिन अभी तो फीमेल को प्रॉपर्टी में से शेयर मिल ही जाता है, तो ऐसा प्रोविजन तो होता ही नहीं है। आप ये थॉट रख के इंटरप्रिटेशन करो उस लॉ का कि 1872 में क्या सिचुएशन रही होगी, है ना, तब का वो लॉ बना हुआ है। अगर अमेंडमेंट नहीं है तो उसका इंटरप्रिटेशन उसी तरह से किया जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना। या जो पुराने केसेस चले आ रहे होते हैं, है ना, 10 साल 20 साल 40 साल, ये जरूरत क्यों पड़ती है? कोई 40 साल पुराना केस चल रहा है तो 40 साल पहले क्या लॉ था उसको माइंड सेट में रख के ही आपको प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, तब ये काम आता है, आप लोग ध्यान रखोगे। चलिए जी, तो ये आपके प्राइमरी रूल सेकेंडरी रूल तो खत्म हो गए।
अब बच्चों जब लॉ आप पढ़ते हैं, जब बेयर एक्ट आप पढ़ते हैं, तो कई सारी चीजें इंटरनल ऐड की हैं, इन पर अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। बहुत सिंपल है, एक एक एग्जांपल आपको जरूर इसके साथ फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो टाइटल होता है बच्चों, उसमें शॉर्ट टाइटल में यूज ऑफ आइडेंटिफिकेशन के काम में आता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन में इसका यूज नहीं होता है। लॉन्ग टाइटल जो पूरा बड़ा टाइटल है, लॉ को डिस्क्राइब करता है, एक्ट का पार्ट है, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट बताता है, जनरली अगर वर्ड्स क्लियर हो तो इसको यूज में हम नहीं लेते। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया, फुल टाइटल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट एक्ट। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये उनकी बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट प्रैक्टिसेस इन हाई कोर्ट एक्ट। हाँ, ये स्पेसिफाई करता है ऑथोराइज एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू प्रैक्टिस एज टू राइट ऑन हाई कोर्ट, उनको हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करने का राइट है। तो ये टाइटल से उसका मीनिंग कई बार शो हो जाता है। तो अगर हमको जरूरत पड़ती है कई बार वर्ड्स क्लियर अंदर के समझ में नहीं आ रहे हैं, तो हम इस हेडिंग को इस्तेमाल करते हैं इंटरप्रिटेशन करने के लिए, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए, प्रेम्बल बहुत काम की चीज है, ये तभी यूज होता है बच्चों जब लॉ को लेकर के किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो बराबर से, और ये लॉ के ऑब्जेक्ट और स्कोप को बताता है, रीजन क्या है लॉ बनाने के पीछे का, वो रेमेडी क्या है जिसके लिए आपने लॉ को बनाया ये, लेकिन लॉ के प्रोविजन को ये ओवरराइड नहीं करेगा, ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। और वर्ड्स अगर क्लियर है तो इसको यूज में नहीं लेना है। बेस्ट एग्जाम्पल इसका दे रखा है बच्चे लोगों, यूज द वर्ड मे इन सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स दैट, समझना, A marriage may be solemnized between two Hindus, ये लिखा हुआ था कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो मैरिज हो रही है दो हिंदूज के बीच में, has been constituted to be a mandatory in the sense that both parties to marriage must be Hindus as defined in the section 2 of the act, बराबर। It was held that a marriage between Christian male और हिंदू फीमेल अगर हो रही है, solemnized under the Hindu marriage act was void, क्योंकि सेक्शन कहता है दोनों हिंदू होने चाहिए। तो ऐसे में क्या करना पड़ा बच्चे लोगों, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया थोड़ा सा। तो अब इसके लिए हमको प्रेम्बल देखना पड़ेगा कि लॉ बनाया क्यों था, इसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या था। तो जब इसका प्रेम्बल देखा गया तो उस प्रेम्बल में क्या लिखा गया था, लाइन लिखी गई थी, एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। तो वहां क्लियर बोल दिया गया था कि मैरिज अमंग हिंदूज में ही जो मैरिज हो रही है उन्हीं के लिए एक्ट काम करेगा, ये जो क्रिश्चियन और हिंदू वाला है ये इसमें काम नहीं करेगा, ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये कई बार हमको देखना पड़ता है, कई बार लॉ को समझ, लॉ के प्रोविजन समझ में नहीं आ पा रहे, तो फिर हमको बिहाइंड द लॉ जाकर के उसकी जो प्रस्तावना है, उसका जो प्रेम्बल है वो देखना पड़ता है कि बनाने के पीछे का पर्पस क्या था। हर चैप्टर का हेडिंग है बच्चे लोगों, आप जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हैं आप बेयर एक्ट उठा करके देखेंगे तो कंपनीज एक्ट जब आप पढ़ते हैं तो अलग अलग हेडिंग है। जैसे चैप्टर 8 का हेडिंग है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट। सर हमारी बुक में तो ये चैप्टर 13, 14 या 15 है। अरे हमारी बुक का नहीं भाई, कंपनीज एक्ट के अंदर हर एक टॉपिक का एक हेडिंग है। जैसे डिपॉजिट हमारा चैप्टर 5 के अंदर आता है, तो वैसे ही चैप्टर 8 के अंदर है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, 9 के अंदर हमारा अकाउंट्स ऑफ कंपनीज हो गया, 10 में हमारा ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला, इस तरीके से डिवीजन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेक्शन एप्लीकेबल टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उनका ग्रुप बना दिया जाता है। जैसे शेयर कैपिटल का एक ग्रुप बना दिया, डिविडेंड के सारे सेक्शन 123 से 127 एक ग्रुप बना दिया, उस चैप्टर का नाम ऊपर दे दिया। तो जनरली चैप्टर का नाम भी कंफ्यूजन के केस में ही लेते हैं, और इट हेल्प टू सप्लीमेंट द प्रोविजन। वर्ड्स के अगर प्रोविजन क्लियर है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती हमको, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, मार्जिनल नोट्स जो नीचे लिखे जाते हैं बच्चों को, नोट्स जनरली इट कैन नॉट बी यूज इन इंटरप्रिटेशन, बट अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर कुछ दे रखा है, कई बार जब अपन लॉ पढ़ते हैं तो नीचे कई बार मार्जिनल नोट्स के अंदर, जैसे यहां पे लिखा हुआ है आर्टिकल 286 restriction as to imposition of tax on the sale and purchase of goods of the constitution furnishing prima facie some clue as the meaning and purpose of the article। तो अब जैसे कोई एक्ट लिखा हुआ है, उस सेक्शन के नीचे मार्जिनल नोट्स में कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल की कोई बात लिख दी जाती है, तो फिर वो इंटरप्रिटेशन में काम में लेनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं ली जाती। जनरली मार्जिनल नोट्स में क्या होता है, जैसे कोई सेक्शन चेंज हुआ तो पुराना कौन सा सेक्शन था उसके बारे में डिटेल होती है, क्या वर्ड आपने इसकी जगह चेंज किया वो डिटेल होती है, तो वो इंटरप्रिटेशन में जनरली काम नहीं आती। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई चीज लिख दिया है तो अपने को इस्तेमाल करनी है। डेफिनेशन तो की है इंटरप्रिटेशन का भाई, एक बार जो डेफिनेशन में वर्ड आ गया, जब तक चेंज करने को नहीं बोले तब तक वही वर्ड। जैसे कंपनी, अब जहां पे भी कंपनी का डेफिनेशन आया, पूरे लॉ में जहां कंपनी वर्ड आएगा वही डेफिनेशन लोगे जो हमारे सेक्शन 220 के अंदर दे रखी है, अपने को ध्यान में रखना है क्लॉज 20 में। अब ये जो चीजें बच्चे लोगों, आप ये जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी पढ़ते हो, टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव क्या होती है। ये डेफिनेशन बच्चे लोगों मीन्स से चालू होगी और मीन्स एंड इंक्लूड से चालू होगी। ये कुछ एग्जॉस्टिव और रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है,
और नो अदर मीनिंग कैन बी गिवन टू द वर्ड, जो मीनिंग है बस वो मीनिंग है, उसके अलावा कोई मीनिंग नहीं लिया जाता है, जैसे आर्टिकल मीन्स। तो ये ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये अपने को इस्तेमाल करनी है। एक आध डेफिनेशन याद करके जानी है जो मीन्स से स्टार्ट हो रही हो। इंक्लूसिव का मतलब इट इंक्लूड्स, या टू अप्लाई टू एंड इंक्लूड, या डीम टू इंक्लूड, ये थोड़ा सा इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव डेफिनेशन हो गया, जिसमें हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड मीनिंग ले सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड नहीं करके काफी चीजें इसमें आ सकती हैं। जैसे बुक एंड पेपर एंड बुक और पेपर इंक्लूड, तो अब इसमें बुक, पेपर, डीड्स, वाउचर यहां जो लिखे हुए हैं उसके अलावा भी कुछ इस तरह की चीजें उसको भी अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा वाइड डेफिनेशन हो जाती है इंक्लूसिव वाली, ये अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, कहीं पर भी अगर किसी डेफिनेशन का स्टार्ट अगर अनलेस कंटेंट अदरवाइज रिक्वायर्ड से आ जाए, तो इसका मतलब है कि अगर कुछ डिफरेंट मीनिंग दिया गया है तो फिर आपको रेस्ट्रिक्टिव मीनिंग कॉजेस एब्सर्डिटी, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अनलेस कंटेंट अदरवाइज रिक्वायर, कुछ और मीनिंग अगर कहे तो फिर वो मीनिंग ले लेना है, नहीं तो यही मीनिंग आपको फॉलो करना है, ये आप लोग ध्यान में रखोगे। कई बार हमारी डेफिनेशन जो है वो इस तरह से एम्बिगियस यानी कि कंफ्यूजिंग डेफिनेशन का भी हमारा एक मैटर जो है वो निकल करके आता है। आइए देखें कि इसके अंदर क्या है। सर एनआईए में कौन सा पोर्शन हट गया है? अरे ये बता रखा है ना इनको, जो हट गया है भाई, फिर भी हमारे बच्चे जो हैं वो समझते ही नहीं है। ये देखिए क्या मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, सर एनआईए का पोर्शन ये हट गया है क्या? भाई कितनी बार बताएं आप लोगों को, इस वक्त मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं रिवीजन की, बट बिल्कुल हट गया है भाई, हट गया है तो हट ही गया है, बिल्कुल यही टॉपिक्स तो हटे हमारे। हाँ जी, ये देखिए आज तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ मैसेजेस हैं हमारे पास में बच्चे लोगों के। चलिए जी, अभी इन सब के जवाब हम लोग देने वाले हैं, जल्दी ही जवाब देंगे। फिलहाल तो हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं। चलिए, तो अभी हमारा पॉइंट क्या कहता है बच्चे लोगों, आगे बढ़ते हैं। एम्बिगियस डेफिनेशन, सम टाइम वी मे फाइंड दैट द डेफिनेशन सेक्शन मे इटसेल्फ बी कंफ्यूजिंग एंड सो इट मे हैव टू बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड हैविंग रिगार्ड टू द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफाइंड। Such type of definition is not to be read in isolation। अकेले कभी नहीं पढ़ी जाए, अकेले मतलब दो लोग साथ में नहीं, साथ में और भी चीजें पढ़ी जाएंगी। It must be read in the context of the, उसमें phrases क्या हो रहे हैं which it define, और releasing that function of a definition is to give accuracy or certainty to a word or phrase which would otherwise be vague। कि नहीं तो वो बहुत कंफ्यूजिंग डेफिनेशन हो जाएगी, तो दूसरी कोई डेफिनेशन साथ में लेते हुए उसका मीनिंग जो है वो अपने को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल दिया, termination of service of a seasonal worker after the work was over does not amount to retrenchment as per Industrial Dispute Act 1947। ये दिया हुआ है कि अगर किसी का कोई सीजनल वर्कर है बच्चों, जैसे सीजन में काम करने वाली फैक्ट्री है, अब 6 महीने काम होते हैं, 4 महीने काम होता है, और उसके बाद 6 महीने काम करने के बाद वो छोड़ देता है, छोड़ना ही है उसको, तो वो रिट्रेंचमेंट में, रिट्रेंचमेंट का मतलब किसी को निकाल देना, बाहर निकाल दिया, तो वो रिट्रेंचमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि बट ऑब्वियस है सीजनल काम करने के बाद तो उसका टर्मिनेशन होना ही होना है, बराबर से। बट द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ डेली वेजर, समझना, who is engaged in a project on completion of the project will amount to retrenchment if the worker had not been told when employed that the employment will end on completion of the project। जबरदस्त चीज लिखी है। बट द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ डेली वेजर, जो डेली बेसिस पे काम करने वाला है, जो किसी प्रोजेक्ट में आया है, ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट विल अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट। ठीक है, इफ द वर्कर हैड नॉट बीन टोल्ड व्हेन एम्प्लॉयड दैट हिज एम्प्लॉयमेंट विल एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर डेली वर्कर को आपने ये नहीं बोला था कि प्रोजेक्ट का खत्म होने के बाद हम तुमको टाटा बाय बाय कर देंगे, बराबर से, उसको आपने नहीं बताया था, और जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होता है उसको बाहर निकाल रहे हो, तो वो रिट्रेंचमेंट में आएगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ऐसे एम्प्लॉइज के लिए कुछ राइट्स दे रखे हैं, तो ये राइट्स उसको मिलेंगे। लेकिन सीजनल वर्कर है, सीजन खत्म होने के बाद तो काम ही नहीं है भाई, सर वहां पे भी तो प्रोजेक्ट, वहां दूसरे प्रोजेक्ट में काम आ जाएगा, वो सीजनल वर्कर है, डेली वर्कर है, ये दोनों में फर्क है। तो ये अकेले आप अगर इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो हमको और भी चीजें साथ साथ में पढ़नी पड़ेंगी कि उसके और क्या क्या मीनिंग निकलते हैं। तो ये डेफिनेशन इस तरीके से हमारी इस्तेमाल होती है, एम्बिगियस डेफिनेशन अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक जैसी चीज है लेकिन मीनिंग अलग अलग निकल करके आ सकते हैं। प्रोविजो सुपर इंपॉर्टेंट है बच्चे लोगों।
इट इज ऑल्सो की ऑफ इंटरप्रिटेशन। जितने सेक्शन पढ़ते हो सब जगह तुम लोग प्रोविजो देखते हो, ये कई बार मेन प्रोविजन का एक्सेप्शन बता देता है या उसकी कंडीशंस बता देता है, और ये सब्सटेंटिव बनाता है, प्रोविजन को प्रॉपर बताता है, एक्सप्लेनेशन है, क्लेरिफिकेशन भी देता है कई बार, और इट्स स्कोप इज लिमिटेड। मेन सेक्शन के साथ ही अटैच रहेगा, बस उतना ही रहता है। जैसे प्रमोटर, अब प्रमोटर मीन्स अ पर्सन, पूरा डेफिनेशन दे रखा है यहां से यहां तक। अब तीनों पॉइंट के बाद में एक प्रोविजो दे दिया कि नथिंग इन दिस सब क्लॉज सी, ये सी जो होता है ना, जिसकी एडवाइस डायरेक्शन के हिसाब से बीओडीज काम करता है, उसमें वो पर्सन नहीं आएगा जो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोविजो। तो एक तरह से सी में सारे आ रहे हैं, लेकिन एक को आपने एक्सक्लूड कर दिया, तो एक्सेप्शन कह दो, कंडीशन कह दो, कुछ भी कह दो, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो प्रोविजो एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, तो पढ़ना चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट द इलस्ट्रेशंस। कई बार खास करके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आप जब पढ़ेंगे तो उन्होंने इलस्ट्रेशंस खुद ने ही दे दिए, एक्ट नहीं दे दिया। हम लोगों के नोट्स में आप जो एग्जांपल वगैरह देखते हो ना, वो कई बार एक्ट के अंदर ही दे के रखे हैं ताकि आप चीजों का मतलब समझ पाओ। तो रिलेवेंट एंड वैल्यूएबल इंटरप्रिटेशन होता है, क्लेरिफाई कर देता है प्रोविजन को, और लेकिन ये लॉ की लैंग्वेज को मॉडिफाई नहीं करेगा, रेस्ट्रिक्ट भी नहीं करेगा, और एम्बिट नहीं, मतलब रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता ना एक्सपांड कर सकता है सेक्शन को, ये अपने को ध्यान में रखना है। हाँ, एग्जाम्पल में और सेक्शन का लैंग्वेज में कॉन्फ्लिक्ट हो तो सेक्शन का बात मानना पड़ेगा। तो सेक्शन 73 हमारा जो डैमेजेस कैलकुलेशन का पॉइंट है, तो उसका एग्जांपल उन्होंने खुद ने ही एक्ट के अंदर दे रखा है। तो कई सारे जो एग्जांपल आप लोग पढ़ते हो ऑफर के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ, यूनिलैटरल मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक, तो वो सारे एग्जांपल कई बार एक्ट में ही दे रखे हैं ताकि आप उस पॉइंट को समझ जाओ, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। प्रीवी काउंसिल ने भी यही बोला था यहाँ पे कि इलस्ट्रेशन अगर मीनिंग दे दिया तो बस वो काम में लेना है। शेड्यूल बच्चे लोगों आप लोग सब जानते हो, शेड्यूल क्या होते हैं, लॉ का ही पार्ट होते हैं, और कई बार डिटेल्स में समझा रहा हूं। जैसे हमने आपको बोल दिया बैलेंस शीट बनाना है कंपनीज एक्ट में, शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाओ, डेप्रिसिएशन 2 के हिसाब से बनाओ, सीएसआर 135 के अंदर शेड्यूल 7 का इस्तेमाल करो, तो डिटेल वहां पे दे दी जाती है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हो। कॉन्फ्लिक्ट हो तो हार्मोनियस लगाओ, अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं सॉल्व हो रहा है तो बट ऑब्वियस है, एक्ट की बात माननी है, सेक्शन की बात माननी है, शेड्यूल की नहीं माननी है। इन दिनों इस पे भी क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, कई सारे सेक्शन के साथ में एक्सप्लेनेशन होता है। अभी भी ऊपर अपन ने पढ़ा था, जहां अपने को एक्सप्लेनेशन दे रखा था रेजिडेंट इन इंडिया का, सेम वैसा ही है ना। तो एक्सप्लेन करने के काम में आता है, कई कंफ्यूजन होता है तो उसको दूर करता है, और डोमिनेंट पर्पस, फुलफिल द डोमिनेंट पर्पस ऑफ द प्रोविजन बता देता है, फैसिलिटेटर, हेल्प करता है प्रोविजन को समझने में। और ध्यान रखिएगा, ये कभी भी सेक्शन के एरिया को वाइड नहीं कर सकता है, सेक्शन का इंटेंशन या एम्बिट को वाइड करने का काम एक्सप्लेनेशन कभी नहीं करेगा, वो सिर्फ वहां कुछ वर्ड के मीनिंग आपको समझा देगा। ध्यान में रखना है, मेन प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब जैसे यहां पे सेक्शन 64 हमने इंश्योरेंस एक्ट का लिया है, यहां पे आया बच्चों ओपनिंग अ न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस। तो इन्होंने आपको पूरा समझाया कि भाई कोई भी इंश्योरर को अगर नया प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करना है तो उसको अथॉरिटी का परमिशन लेना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। नाउ अब इन्होंने एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको प्लेस ऑफ बिजनेस का मीनिंग समझा दिया। इसका मतलब ब्रांच से होगा, सब ब्रांच से होगा, और कोई ऑफिस से हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन। एक और एग्जांपल मैंने लिया आपके लिए, बहुत बढ़िया है ये, कंपनीज एक्ट का एग्जांपल है, जहां आप पढ़ते हैं एसोसिएट कंपनी के अंदर एक वर्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो इसका मतलब क्या, एक्सप्लेनेशन दे दिया, 20% और ज्यादा वोटिंग राइट्स पर, एटलीस्ट 20% वोटिंग राइट पर कंट्रोल होता है अगर, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन, बराबर। तो ऐसे इसका मीनिंग दिया जा सकता है बहुत बेहतरीन तरीके से। अब बच्चे लोगों आखिरी टॉपिक्स के ऊपर हम लोग पहुंच गए, आखिरी 2 टॉपिक। एक्सटर्नल एड क्या होता है, ये जो पढ़े ये तो सारे इंटरनल है, जो लॉ के अंदर ही दे रखे हैं आपको। बेयर एक्ट जब आप सेक्शंस पढ़ते हो तो अंदर ही है। कई बार कुछ एक्सटर्नल चीजें जब लॉ को समझना हो तो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री काम में आती है। पार्लियामेंट में क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्या डिबेट्स हुई, क्या डिस्कशंस हुए मेकिंग लॉ बनाते वक्त में, वो भी यूज किए जाते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट काम में लिए जाते हैं बच्चों। पहले क्या चला आ रहा था, कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू टेक अकाउंट एक्सटर्नल और हिस्टोरिकल फैक्ट, ताकि टॉपिक को हम अंडरस्टैंड कर सकें। आज जब भी कोई नया आ रहा है, 370 वाला आ रहा है, या फिर और इस तरह के कोई भी 3 तलाक वाला कोई भी कानून है जो बहुत पुराना चला आ रहा है जिसको हटाया जा रहा है, तो पुराने हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी देखे जाएंगे लॉ बनाते वक्त में। या लॉ बनाते वक्त स्टैंडिंग कमेटी काम करती है, तो अलग अलग कमिटीज ने क्या रिपोर्ट दी होगी, उन रिपोर्ट को भी हम काम में लेते हैं इंटरप्रिटेशन करते वक्त में, ठीक है। अच्छा, कई बार दूसरे एक्ट का रेफरेंस भी हम लोग लेते हैं ना, आपने खुद ने पढ़ा। आप कई बार कंपनीज एक्ट पढ़ते हुए सेबी एक्ट का रेफरेंस लेते हो। सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आप सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का डेफिनेशन रेफर करते हो, पूरा होता नहीं लेकिन लिखा हुआ रहता है कि उसका डेफिनेशन यहां रेफर किया जाएगा, तो लेते हैं अपन इंटरप्रिटेशन के अंदर। डिक्शनरीज, नॉर्मल डिक्शनरीज भी और जो लीगल डिक्शनरीज हमारी आती है वो भी, और बाकी नॉर्मल डिक्शनरीज जब वर्ड का जनरल मीनिंग अपने को निकालना होता है तो डिक्शनरी की मदद लेंगे।
और फॉरेन डिसीजन तो आप लोग जानते ही हो, कितने सारे केसेस हमने शुरू ही किया सोलोमन वर्सेस सोलोमन से कंपनी लॉ को, तो वो क्या था हमारा वो केस ही जो था, या मिसेस बालफोर वर्सेस मिस्टर बालफोर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ये सारे फॉरेन डिसीजन थे। तो बिल्कुल यहाँ पे जो परमिटेड है यहाँ पे इंडियन कोर्ट में, क्योंकि उनका और हमारा लॉ एक जैसा है, तो हम इस्तेमाल करते ही, अपने को ध्यान में रखना है। अब बच्चों, अगर हमारे सामने कोई भी डीड या डॉक्यूमेंट है तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, जैसे पार्टनरशिप डीड है या गिफ्ट डीड है या रेंट डीड है, तो उसका इंटरप्रिटेशन एक रीजनेबल मैन किस तरह से करता है, जो सिचुएशन की नॉलेज रखता है, उसी हिसाब से करना चाहिए। गोल्डन रूल क्या कहता है, असर्टेन द इंटेंशन ऑफ पार्टीज, रीडिंग करने के बाद सारे वर्ड का जो ऑर्डिनरी मीनिंग होता है वही लेना चाहिए, डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए कि इस वर्ड का वहां पे क्या यूज रहा होगा, कंसीडर दैट स्टेटस एंड ट्रेनिंग ऑफ द पार्टीज, किस लेवल की पार्टीज है, किस दिमाग की पार्टीज है। अ वर्ड यूज बाय ऑर्डिनरी पर्सन इन ऑर्डिनरी सेंस मे बी यूज बाय ट्रेन्ड पर्सन इन स्पेशल सेंस, हो सकता है ऑर्डिनरी पर्सन उसका मीनिंग कुछ जैसे अपना वो आया था सीए इन प्रैक्टिस, तो ऑर्डिनरी पर्सन तो इसका क्या मतलब लेगा, जबकि यहां इसका मतलब अपने को क्या लेना है कि नहीं नहीं, यहां प्रैक्टिस का मतलब होता है जिसके पास प्रैक्टिसिंग का सर्टिफिकेट हो, तो ऑर्डिनरी और स्पेशल मैन के लिए अलग अलग चीजें हो जाएंगी। यूनिफॉर्मिटी, अगर उस डीड में कभी कोई एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो वही मीनिंग पूरी डीड के अंदर लिया जाना चाहिए, जब तक कुछ और इंटेंशन नहीं हो। सेम वर्ड अगर वापस रिपीट हो रहा है तो वही मीनिंग से होना चाहिए। जैसे आपको याद है पार्टनरशिप डीड में अपन लिखते हैं फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, तो वही मीनिंग आगे तक लेना है। एक चीज का इंटरप्रिटेशन करते हुए दूसरे डॉक्यूमेंट का रेफरेंस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मेरी भी पार्टनरशिप डीड है, आपकी भी पार्टनरशिप डीड है, लेकिन रेफरेंसेस अलग अलग हो सकते हैं, मैटर अलग अलग हो सकता है, बनाने का पर्पस अलग अलग हो सकता है, तो सेम नहीं लिया जाना चाहिए, रेफरेंस नहीं लिया जाना चाहिए। और कॉन्फ्लिक्ट, अगर दो क्लॉजेस है और दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है तो रिजॉल्व करने के लिए हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन काम में लेते ही अपन, है ना। अगर ये सॉल्व नहीं होता है, जो अर्लियर बना हुआ है वो अपने को क्लॉज शैल प्रिवेल ओवर लेटर, जो पहले वाला है वो यहाँ पे काम आएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है बाद वाले के कंपैरिजन में। जैसे आपको याद हो तो एक रेंट डीड बनती है, अब रेंट डीड में एक जगह पे लिखा हुआ है कि भाई ऑल टैक्सेस वगैरह जो भी कुछ होंगे वो बियर बाय द जो भी हमारा टेनेंट है ना, जो भी टैक्सेस एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एंड ऑल दीज वो बियर बाय द विल बियर बाय द टेनेंट। लेकिन आगे ही दो तीन क्लॉज बाद में लिखा हुआ है कि लैंड टैक्स मस्ट बी पेड बाय द लैंडलॉर्ड। तो अब हमने कहा सर ये तो कंफ्यूजन हो गया, तो दोनों का हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन कर दो कि भाई लैंड टैक्स को छोड़ करके बाकी के जो टैक्सेस हैं वो सारे के सारे टेनेंट भरेगा, लैंड टैक्स जो है वो हमारा लैंडलॉर्ड भरेगा। तो ऐसे अपन उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ करने का चांस नहीं मिल रहा है तो जो पहले लिखा हुआ है वही वैलिड माना जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। अर्लियर क्लॉज शैल प्रिवेल ओवर लेटर, ये आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है बच्चे लोगों। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन यहां आकर के खत्म हो गया बच्चे लोगों, पूरा रिवीजन हम लोगों ने लगा लिया है। एक छोटी सी बात आपसे मैं और कर देता हूं बच्चे लोगों, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इन्हीं चीजों के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, इनसे बाहर नहीं जा रहे हैं। कुछ वर्ड्स की मीनिंग एमसीक्यू के हिसाब से देख करके जाइएगा। जैसे ये डॉक्यूमेंट वर्ड है, तो एक वर्ड आता है डॉक्यूमेंट, एक वर्ड आपका आएगा इंस्ट्रूमेंट और एक वर्ड आएगा डीड, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट तो क्या होता है, कोई भी जो चीज रिटर्न के अंदर है जो एविडेंस की तरह से काम करे वो सब डॉक्यूमेंट है बच्चों। ये देखो पेपर और अदर मटेरियल थिंग जो इंफॉर्मेशन देता है, प्रूफ देता है, एविडेंस देता है, वो सब डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो सब का सब डॉक्यूमेंट ही है, ध्यान रखिएगा। सर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये लीगल डॉक्यूमेंट हो गया जो राइट्स क्रिएट करता है, कंफर्म करता है राइट्स को, जो रिकॉर्ड करता है, फॉर्मल राइटिंग करता है कुछ एग्रीमेंट की, जैसे डीड वगैरह, पार्टनरशिप डीड वगैरह, वो सब इंस्ट्रूमेंट है। तो उससे डीड क्या होता है, प्रैक्टिकली इंडिया के अंदर क्लियर बोल दिया है, डीड के अंदर और इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी तरह का हमने कोई डिफरेंस लिया नहीं है, इंडिया के अंदर कोई डिफरेंस नहीं लिया है, तो ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस की जरूरत नहीं है, बस डेफिनेशन आप चाहें तो इसकी पढ़ करके चले जाएं। ये दो तीन वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है एमसीक्यू वगैरह के अंदर, तो वो आप थोड़ा सा देख करके जाएं। तो कोई भी लीगल पेपर है जो एविडेंस शो करे, इंफॉर्मेशन दे, वो हमारा क्या कहलाएगा, डॉक्यूमेंट। लेकिन लीगल डीड की अगर बात करूं, जो राइट्स वगैरह पे बात करें, तो वो सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। और डीड भी रिटर्न के अंदर ही होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कर दिया, जैसे पार्टनरशिप डीड, गिफ्ट डीड वगैरह ये सारे। हालांकि इंडिया में दोनों एक ही है, नो डिस्टिंक्शन सीम्स टू बी मेड बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड डीड, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए, तो पूरा रिवीजन यहाँ पे आकर के आपका खत्म हो गया। होप सो कि इससे आपको जरूर हेल्प मिल जाएगी। बढ़िया तैयारी करिएगा, ऑल दी बेस्ट।